हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी स्टूडियो। हमने इतिहास का एक पहला वीडियो पहले ही रिलीज कर दिया है, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 के पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, जहां पे हमने भारत के इतिहास के बारे में बात की थी। भारत का विभाजन किया था 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को देख लिया था। और अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां पर आप इतिहास जो शुरू किया है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका पहला पार्ट वहां पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूँकि पहले वीडियो में हम उसकी PDF तैयार नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं सुव्यवस्थित PDF के साथ, जिसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है लूसेंट एवं NCERT के समस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल, चाहे MPSI, चाहे MPPSC और UPSC तक के फैक्ट्स हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मतलब इसमें हमने 50 करीब फैक्ट्स बनाए हैं खाली सिंधु सभ्यता पर। उससे बाहर कुछ भी आज तक नहीं पूछा गया है। हमने NCERT की बुक का पूरा रिसर्च की, साथ ही लूसेंट की बुक की पूरी रिसर्च की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं उसको हमने इस PDF में इंक्लूड किया हुआ है। इस PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस PDF को डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। अपन ने इतिहास का विभाजन किया था, प्रागैतिहासिक काल को देख लिया था। उसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल देख लिया था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है, उसके अंतर्गत हम देखने वाले थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल रहा है। तो उस समय हमारे तत्कालीन जो थे उनका नाम है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का नाम आओ है, इसलिए हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो जॉन मार्शल जी जो थे अपने, वो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ये घोषणा करके बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो वो दिया था अपने जॉन मार्शल ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नाम हैं। मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता अलग है, कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता क्या है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख नाम हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता एवं प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछ लेता है आपसे कि क्या सभ्यता को क्या बोलते हैं, तो मतलब पूछ लेगा कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो आपको बता देना है खट से कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद हम तीसरा फैक्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो रखी गई है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी है। इसको कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी आए हुए थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अभी तक की बात आपको शायद क्लियर होगी। तो जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, सन जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा करी थी, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ। उसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय का खोज का कार्य देखा था, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। छठवां पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया और चाइना की सभ्यता के समकालीन है। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन है, तो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। चौथा पूछेगा कि जैसे ग्रीक की सभ्यता दे देगा चौथा ऑप्शन, तो उसमें आपको टिक करना है कि ये सभ्यता की समकालीन नहीं थी। लेकिन मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया जिसे अपन मेसोपोटामिया भी कहते हैं, उसकी सभ्यता और चाइना की सभ्यता के समकालीन यही थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है, तो जो NCERT की बुक्स में दिया गया है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आकृति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार थी, इसको भी आपको याद रखना है।
9वां पॉइंट है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, बिल्कुल भी बोर मत होइएगा। ये सिंधु सभ्यता के बारे में एक ऐसा वीडियो है जो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। साथ ही इस वीडियो को आप अगर एक बार पूरा देख लेंगे तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका कवर अप है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम को आप देंगे तो इसमें इंक्लूड होगा। तो सिंधु सभ्यता की खोज बढ़िया पीडीएफ बना है आपके लिए, बहुत मेहनत करिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, थोड़ा सा कष्ट आप कर लीजिए इसको देखने का। सिंधु सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो वहाँ ना कनिंघम का नाम आएगा, ना सन जॉन मार्शल का नाम आएगा, वहाँ नाम आएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज करी थी। अब इस सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि वर्तमान स्थिति में इस सभ्यता का विस्तार कहाँ पे है, चारों दिशाओं में ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग दिशाओं में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। तो सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो उत्तर दिशा की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो उत्तर दिशा की हम जब बात करते हैं तो चिनाब नदी के किनारे मांडा जो कश्मीर का हिस्सा है वहां तक ये फैली हुई है उत्तर दिशा में सिंधु सभ्यता। दक्षिण दिशा की हम बात करते हैं तो दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। पूर्व दिशा की हम बात करें तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक यह फैली हुई है। और पश्चिम दिशा की हम बात करते हैं तो दाश्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के बीच का जो पीओके वाला पार्ट है वहाँ पर है। बलूचिस्तान वो सही नाम है, वहाँ पे बलूचिस्तान लिखा है, वो बलूचिस्तान है। तो पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान तक फैली है। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा का पूछ लेगा और पूछेगा कि कहाँ तक है। ऑप्शन ये चारों होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हमको प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं प्राप्त गुजरात भारत से। गुजरात का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति या सिंधु संस्कृति के जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात शहर से या गुजरात राज्य से हमको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम 12वें पॉइंट की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी बनी है, ऋतिक रोशन, पूजा हेगड़े उसमें एक्टर हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा फेमस है, बड़ा मतलब नगरीय सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसको तो आप याद कर लीजिए। जब हम पूरी सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नगर होगा हमारा, वो होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन हम भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का नगर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है और वो है हरियाणा के हिसार जिले में। तो इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। इसकी खोज भी 1963 में सूरजभान ने करी थी, इसको भी आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, अभी तक आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि हाँ बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से हमने सिंधु सभ्यता को समझाया है इस वीडियो में। और लोथल एवं सुतकोतता सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मतलब उस समय 2 बंदरगाह थे। बंदरगाह वही नगर होते हैं जो समुद्र किनारे स्थित होते हैं। तो अपना ज्वरीय बंदरगाह लोथल था और सुतकोतता भी बंदरगाह था। तो लोथल एवं सुतकोतदा जो हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता में बंदरगाह था, तो अपन को याद रखना है कि लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। उसके बाद हम बात करते हैं जुते हुए खेत। अब भैया सिंधु सभ्यता की खोज हो गई, खोज में बरन बरन की चीज़ें निकलेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें निकलेंगी, बिलख बिलख प्रकार की चीज़ें निकलेंगी। तो चीज़ों में निकले जुते हुए खेत। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो मिला है, एक नगर था कालीबंगन। कालीबंगन का नाम पड़ा था ये चूड़ियों से, मतलब चूड़ियों, बंगन मतलब काली चूड़ियों से शब्द, वहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली थी या क्या मिला था, उसकी वजह से उस नगर का नाम पड़ा था कालीबंगन। और कालीबंगन में मिला है जुते हुए खेत मिल गए वहीं पे अपन को, और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य अपन को कालीबंगन नगर से प्राप्त हुए हैं। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आप। बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि जुते हुए खेत, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य अपन को कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सिंधु सभ्यता ये मान के चलो कि ना आपको लूसेंट उठाने की जरूरत है, न किसी भी प्रकार की कोई बुक उठाने की जरूरत है। बस ये PDF आप पूरा याद कर लीजिए। सिंधु सभ्यता आपकी 100% कंप्लीट हो गई इस PDF से। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल ही जाएगी, लेकिन अभी पढ़ के जाइए, फिर PDF पढ़ने का मजा आएगा। तो फिर 15वां पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड मतलब स्विमिंग पूल
मतलब जिसके मध्य जो स्नान कुंड है वो 11.80 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला नाम से ये जो है मुर्दे ही मुर्दे पड़े मिले, या पूरा मतलब बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई तो उसका नाम पड़ गया था मुर्दों का टीला। लेकिन वो जो नगर था मोहनजोदड़ो, वहाँ पे एक स्नान कुंड था जो कि अपनी विशेष आकृति, गहराई, लंबाई, चौड़ाई के लिए जाना जाता है। तो उसको याद रखना है कि 11.8 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर गहरा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि अग्नि कुंड जो प्राप्त हुए हैं वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। लोथक मिसप्रिंट हो गया है, चूंकि आनंद फानन में इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, तो छोटी मोटी एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। वहाँ लोथल नहीं है, लोथक नहीं है, वो लोथल है। यहाँ पे ला है, यहाँ पे ला है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ला है। तो ये अग्निकुंड जो अपन को प्राप्त हुए हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे ला है, ठीक है। तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड बने हुए थे, जैसे आपने सुना हो अग्निकुंड जिसमें रानियां जौहर करती थी या दुनिया भर की चीज़ें उसमें होती थी। अब बात करते हैं 70वें पॉइंट की कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई, उसमें एक देवता हैं जिनकी मूर्ति, वो पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति मिली है। और उसके चारों तरफ 4 प्रकार के पशु बैठे हुए हैं, वो हैं हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। अब 18वें पॉइंट की हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से बहुत चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से मतलब कहाँ से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो हुई है, अपन को प्राप्त हुई है जो वो हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है मौसम में, बस पढ़ाई पे अपना समय यूटिलाइज करिए आप सभी लोग। वैकेंसी आएगी तो सब ठंडक आ जाएगी दिमाग में। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा जो नगर है वहाँ पे जो मोहरें मिली हैं वहाँ पे एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। अब ये ऐसा क्यों दिखाया गया, उसका एक थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर दूँ। तो क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में जो है ना, धरती को माँ मानते थे, मतलब उसको माता के रूप में उसकी पूजा करते थे। और माता जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग से रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए इसने एक महिला का मतलब स्त्री का उपयोग किया। फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मतलब स्त्री हो गई धरती माता क्योंकि वो फीमेल है, और उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखा रहा है कि ये जो पौधा निकल रहा है यही इनका मतलब जीविका का साधन था, ये जो खेती करते थे। अभी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में कि इस पे कौन से गेहूँ, कौन सा अनाज, कौन सी फसल यहाँ पे सबसे पहले उगाई गई थी। तो मनके बनाने के कारखाने की हम बात करें तो लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। मनके जो बनाए जाते थे उसके कारखाने हमको लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। ये लोथक जहाँ पे है उसका अर्थ है लोथल, आप लूसेंट भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लोथल मिला है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। अब 21वें नंबर पॉइंट की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये लूसेंट में दिया हुआ है कि पूछ लेता है कई बार कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी लिपि थी। तो यहाँ पे एक भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब उनके अंदर जो भाव आते थे उसको चित्र का रूप देते थे। ये कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द ज्ञान नहीं था, कोई अल्फ़ाबेट नहीं थे, मतलब चित्र बना देना किसी चीज़ का, वो कहलाती है भाव चित्रात्मक लिपि। और सिंधु सभ्यता की लिपि तो जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, और जैसे बाएं पे खत्म होता था तो बाएं से फिर दाएं की ओर शुरू कर दिया जाता था। तो ये सिंधु सभ्यता की लिपि की खासियत थी जो आपको याद रखना है। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 22 कि लेखन कला। अब उसी समय की समकालीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता, वहाँ पे लेकिन थोड़ी अलग चीज़ थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो थी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता इसलिए यहाँ पे जिक्र आया क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली जो सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। इतना आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से, मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन बनता है एक एक पॉइंट से, वहाँ आपको चूक नहीं करनी है। अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो समझिए आपकी सिंधु सभ्यता से कुछ ना कुछ छूट जाएगा, शायद वही छूट जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। और इसको शेयर करिए, ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ बनाई है मैंने, बहुत ही मेहनत से, 2 दिन का टाइम लग गया है। पीडीएफ एक ऐसी चीज़ है कि जितना मतलब इसको आप पढ़ेंगे आपकी सिंधु सभ्यता कंप्लीट है। हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से पूछता है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ना हो।
पॉइंट नंबर 23 की बात हम करेंगे इसी क्रम में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब वहाँ पे जो घर और मतलब नगर जो बसाया गया था या जो घर बने थे वहाँ पे ग्रिड पद्धति का उपयोग करके घर बनाते थे। तो पूछते हैं कौन सी सिस्टम से या कौन सी पद्धति से इन लोगों ने घर बनाए थे, तो वो ग्रिड पद्धति से इन लोगों ने अपने घरों का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 24 की। लोथल नगर को छोड़कर, मतलब ये पूरी सभ्यता में जितने भी नगर हैं उनमें से केवल लोथल नगर को छोड़कर बाकी सभी नगरों के जो घरों के खिड़कियाँ एवं दरवाजे थे, घरों की खिड़कियां एवं दरवाजे लोथल नगर को छोड़कर घर के आगे ना खुलकर पीछे खुलते थे। मतलब जिस साइड तुम्हारी बारी आ रही नहीं रहती, गार्डन आर्डन बना लेते हो या कचरा डस्टबिन और कुछ भी कबाड़ भर देते हो, घर के जो पिछवाड़े वाला हिस्सा होता है। तो सिंधु सभ्यता में क्या पता मतलब जंगली जानवरों से शिकार होने से बचने के लिए या शत्रु के हमले से बचने के लिए या अधिक सतर्कता के लिए उस समय की क्या उनकी अभियांत्रिकी रही, क्या इंजीनियरिंग रही कि केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके दरवाजे फ्रंट पे खुलते थे। लेकिन क्योंकि मतलब मान के चलो कि ये सड़क गई हुई है, दरवाज़ा यहाँ सामने होना चाहिए लेकिन ये पीछे तरफ होता था दरवाजा, सामने रोड की तरफ ना खुल के पीछे तरफ खुलता था। तो केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके दरवाजे रोड पर खुलते थे, रोड साइड खुलते थे, वरना सभी नगरों के दरवाजे और खिड़कियां पीछे साइड बनाए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 25 की। 50 पॉइंट है, बस वीडियो लंबा जरूर है लेकिन अति महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में लोगों ने गेहूं और जौ का उत्पादन करना सीख लिया था और उसका भक्षण करना भी सीख लिया था। अब 26 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से मिले हैं। बनमाली एक नगर था जहां से मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के हल से जुताई कैसे होती होगी, तो भैया मेरे मिट्टी के हल से ऐसे जुताई होती होगी कि मिट्टी का हल बनाया जाता होगा, फिर उसे पकाया जाता होगा। अब क्योंकि जो ईंटें होती हैं वो भी तो मिट्टी की होती हैं, लेकिन ईंटें इतनी मजबूत होती हैं किसी के सर में मार दो सर फट जाए, या बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, पत्थर हो जाती हैं पकाने के बाद। तो ये लोग हल बनाते थे, उसको पका लेते थे बढ़िया, फिर उससे खेतों में कल्टीवेटिंग करते थे और अन्न उगाते थे। उस समय क्योंकि धातु उतनी प्रचलित नहीं थी, कुछ ही धातु का जिक्र हुआ है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे, परंतु मिट्टी के हल के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं अपन को बनमाली नगर से। बनमाली एक नगर का नाम है जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 27 की। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। लो भैया, चावल के दाने मिल गए, चावल के दाने मिल गए तो समझ लो धान की खेती हो गई। तो धान की खेती के प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए, तो धान की खेती के प्रमाण होने के प्रमाण भी वहीं से मिलेंगे। रंगपुर और लोथल से हमें चावल के दाने प्राप्त हुए जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। बहुत सुंदर सटीक सच्ची बात, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं सुतकोतदा नगर से और कालीबंगन नगर से और लोथल नगर से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। मतलब सिंधु कालीन सभ्यता में जो घोड़े होते थे उसके जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल नगर से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष। अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं अपन को सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से। बहुत ही एनर्जी लग रही है भाई लोग, आप भी एनर्जी लगाइए, बहनें लोग भी एनर्जी लगाएंगी और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है, वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी जॉब लगना तय हो जाएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। सुमेरिया की सभ्यता को भी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ जो है वो सिंधु सभ्यता से, मतलब जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें एक शब्द उपयोग हुआ है मेलुहा। ये फैक्ट आपको बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैक्ट दे रहा हूँ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ जो है सिंधु सभ्यता से है। मतलब जहाँ भी उन मेलुहा लिखे मिले मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो है उसका मतलब सिंधु सभ्यता से। अब पॉइंट नंबर 30 देखते हैं, थोड़ा और वीडियो बचा है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था, तो वो था वणिक वर्ग, एक वर्ग था जो वहाँ पे शासन करता था। अब बात करते हैं, एक विशेषज्ञ हुए, एक जानबकार हुए पिग्गट ने कह दिया कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने कहा है? पिग्गट ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा
एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? 3 फालतू नाम, चौथा पिग्गट का नाम। आपको याद रखना है कि ये बात कही है पिग्गट ने। पिग्गट जहाँ पे लिए खचाक से मार दिए, सही टिक। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। जैसा कि जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है कि इन लोगों ने स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बनाया है, चित्र जो भाव चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत आता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे धरती को उर्वरता की देवी, जितना उपजाऊपन होता है, जितना उत्पादन होता है, उनका लालन पोषण भरण पोषण जो भी होता है सब उर्वरता की देवी से होता है। तो हिंदू सभ्यता के लोग जो थे धरती को ही उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 33 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले। यहाँ एक पॉइंट मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ जो इस PDF में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य तो सिंधु सभ्यता से मिले हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी मंदिर बने होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर था। ऐसा हमें कोई भी साक्ष्य पूरी सिंधु सभ्यता से नहीं मिला है कि कहीं पे मंदिर था, लेकिन वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त जरूर हुए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 34 की। पॉइंट नंबर 34 में दिया गया है कि स्वास्तिक चिन्ह जो होता है दिवाली के समय में जो हम बनाते नहीं है वो स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे 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 ऐसे, वो है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, मतलब ये हड़प्पा कालीन चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह, तो जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। उस समय के लोग सूर्य की उपासना के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह माना जाता है जो शुभ कार्य या शुभ मुहूर्त के समय में घर के दरवाजों में इसका अंकन किया जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 35 की। पॉइंट नंबर 35 है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो अब पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के समय में किसकी उपासना की जाती थी? तो उर्वरता की देवी हो तो वो लगाना है, नहीं तो मातृ देवी की उपासना जो थी सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। अब बोलते हैं पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में जो कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, इसको याद रखना है। पॉइंट नंबर 36 होगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं। 37वां नंबर पॉइंट है कि संभवतः सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। बात करते हैं मात्र सत्तात्मक सत्ता की। तो मात्र सत्तात्मक सत्ता का अर्थ होता है कि घर पे सब चलना, चलती किसकी कहते हैं ना, घर में किसकी चलती है, मम्मी जी की चलती है। तो उसी हिसाब से अपन को कहना है कि मात्र सत्तात्मक मतलब महिला प्रधान होना, समाज का महिला प्रधान होना, महिलाओं की चलती होना। घर में पिताजी की नहीं चलती, माता जी की चलती है, मुखिया घर की माता जी होती हैं, तो वो हो गई मात्र सत्तात्मक। मतलब आशा है कि आप इससे समझ गए होंगे कि मात्र सत्तात्मक का यहाँ पे अर्थ क्या है। बात करते हैं 38वें नंबर पॉइंट की कि सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक ही PDF में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही PDF में इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अलग अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। सारा सिंधु सभ्यता को एक वीडियो में समेटने का बिल्कुल बहुत ही मेहनत से ये प्रयास किया जा रहा है, तो आप इसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पॉइंट नंबर 39 है सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये तलवार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब बात करते हैं कालीबंगन से खेत जोते जाने के एवं अग्नि की पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन एक जो नगर है वहाँ से जुते हुए खेत एवं अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हुए हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आप पर्दा प्रथा समझते हैं, महिलाओं को घूंघट डाले रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, और वेश्यावृत्ति भी समझते हैं, तो इसका प्रचलन भी सिंधु सभ्यता में था। उसके बाद हम बात करते हैं कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। उस समय आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये सिंधु सभ्यता से जुड़े ही फैक्ट अभी चल रहे हैं। 43 पॉइंट्स की बात करें तो सैंधव सभ्यता के चनहूदड़ो नगर से, चनहूदड़ो से लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक तो आप समझते हैं ना, लिपस्टिक मिली है अपन को चनहूदड़ो से। इत्र काजल भी मिला है चनहूदड़ो से। और हड़प्पा नगर से अपन को काजल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से मिट्टी का कंघा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बालों का पिन प्राप्त हुआ है तथा चांदी की चूड़ियाँ भी मिली हैं। ये फैक्ट आपको केवल NCERT की बुक्स में मिल सकता है, लूसेंट में ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से बहुत से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपन को देख लेना है कि चनहूदड़ो से लिपस्टिक, इत्र काजल मिला है, हड़प्पा से काजल मिला हुआ है, धौलावीरा से मिट्टी का कंघा मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से बालों का पिन मिला हुआ है तथा चांदी की चूड़ियाँ मिली हुई हैं। अब देखो कि आयात की प्रमुख वस्तुएं, मतलब उस समय आयात निर्यात भी चलता था, तो आयात की प्रमुख वस्तुओं में चांदी, टिन, सीसा, फिरोजा आदि का आयात जो है वो अफगानिस्तान एवं ईरान से किया जाता था। यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन आगे जो दिया है उससे क्वेश्चन बनता है कि लाजवर्द मणि का
आयात अफगानिस्तान स्थित बदख्शां नामक एक स्थान है, वहाँ से लाजवर्द मणि का आयात किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता है, तो आपको बताना है कि बदख्शां नामक स्थान से लाजवर्द मणि का आयात होता है। उसके बाद कहते हैं कि लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। लोथल मतलब लोथल एक नगर है और एक देसलपुर नगर है, वहाँ से अपन को तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 46 की, कि कांसे की इक्का गाड़ी मतलब एक जानवर को फंसा के जब गाड़ी चलाई जाती है वो इक्का गाड़ी टाइप होती है। दो को फंसा के चलाओगे वो बैलगाड़ी टाइप हो जाती है। तो कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा एवं चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। कांसे की इक्का गाड़ी। कांसे का रथ जो है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद बलूचिस्तान। तो कांसे का जो रथ है वो अपन को दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा एवं चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से सेलखेड़ी निर्मित पुरुष की आकृति का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है। मतलब पुरुष मतलब आएगा पुरुष आकृति का ऊपरी धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि सेलखेड़ी नामक कोई धातु होती होगी उस समय में, तो उससे निर्मित है। मुद्राएं बनाने की सर्वाधिक उपयोगी धातु उस समय थी जो वो थी सेलखेड़ी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा सबसे ज़्यादा किससे बनाई जाती थी, तो वो सेलखेड़ी धातु से बनाई जाती थी। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। बस ये लास्ट पॉइंट है। ये सारणी आपको लूसेंट में भी दी गई होगी, ये सारणी आपको एनसीईआरटी में भी दी गई होगी और सर्वत्र व्याप्त सारणी है। इसको याद जरूर रख लेना। मैंने थोड़ा छटनी करने का प्रयास किया है। जो भी महत्वपूर्ण नगर हैं उनके किस नदी के किनारे हैं, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, इनके उत्खननकर्ता कौन है, इसको थोड़ा सा संशोधित, थोड़ा सा अपने हिसाब से समराइज करने का प्रयास है। तो आप इसको और जरूर देख के जाते हैं। बस वीडियो का ये आखिरी समय चल रहा है, आखिरी पार्ट चल रहा है, थोड़ा सा समय और हमें दीजिएगा, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति में देखते हैं। तो पहला नगर है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर है। इसकी वर्तमान में स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। बात करते हैं दूसरे बड़े नगर की, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में यह स्थिति वर्तमान इसकी है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। बात करते हैं चनहूदड़ो की, जो कि सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला जो है वो इसकी वर्तमान स्थिति है और मैके ने इसका उत्खनन किया था या खोज करी थी। कालीबंगन की बात करें तो घग्गर नदी हरियाणा का हिसार जिला जो भी है, राजस्थान का, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे हैं। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसका प्रमुख स्थल है वर्तमान स्थिति में और अमलानंद घोष जी ने उसके उत्खनन करता है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला इसका स्थिति है वर्तमान और रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। उसके बाद बात करते हैं लोथल की, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला इसकी वर्तमान स्थिति है। रंगनाथ राव ने भी इसकी खोज करी थी। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। उत्खननकर्ता खोजकर्ता वही है। सुतकांगी डोरक है जो वो दाश्क नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह नगर पाया गया है। ऑरेल स्टाइन ने इसने 1927 में इसकी खोज करी थी। बात करते हैं बनमाली नगर की, तो यह रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला इसका जो वर्तमान स्थिति है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज करी थी। बात करते हैं धौलावीरा की, जो लुनी नदी के किनारे हैं, गुजरात के कच्छ जिला में इसकी वर्तमान स्थिति है और जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता पर एक विस्तृत वीडियो जो देता है सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, चाहे वो नगरों की बात हो, चाहे वहां से मिले साक्ष्य, चाहे वहां से मिले अवशेष, हर चीज को किस चीज को क्या कहा जाता है, आप इस पूरी पीडीएफ को घुमा कर देख सकते हैं। इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम की परिदृश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस हिस्ट्री के पार्ट को अगर आपको अच्छा लगता है इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। हिस्ट्री की अभी ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो
वीडियो, 5वां वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ही सरल एवं ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट बुलेट्स तैयार करके, पॉइंट्स तैयार करके, नोट्स तैयार करके इसको तैयार करा देंगे। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रख के भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए हमको इस वीडियो पर। इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, पूरी PDF तैयार करी है, PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपने हमारा इसका हिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो हिस्ट्री का पार्ट 1 देख लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, दूसरा मैंने इसका PDF तैयार करवा लिया, और आगे से आपको जो भी नोट्स मिलेंगे आपको PDF भी मिल जाएगी, साथ ही आप आपको PDF से मैं पढ़ा भी दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।